हे गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ऋषभ एंड मैंने अपनी मास्टर्स एनआईटी सूरत से क्लियर करी है। और अपन जो सीरीज़ चला रहे हैं वो मोल कंसेप्ट की सीरीज़ है, जो कि जेई एंड नीट और इन सब के लिए है। और इस सीरीज़ के अंदर अपन सारे कंसेप्ट एंड पीवाईक्यूज़, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वी आर कवरिंग पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूँगा कि पीवाईक्यूज़ करें। मैंने भी कराए हैं आपको पीवाईक्यूज़, तो आप अलग से भी पीवाईक्यू करें। सर अलग से पीवाईक्यूज़ मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे को तो पता ही नहीं क्वेश्चन कौन से। डोंट वरी, मैं आपको अलग से पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ दूंगा, या फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर पीवाईक्यू का एक सेशन लूँगा पूरा, जिसके अंदर यूट्यूब में 1 घंटे 2 घंटे जितने का भी सेशन होगा कोई दिक्कत नहीं, उसमें कम से कम 15-20 पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवाऊँगा, ठीक है। और उस पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी होंगे और उधर ही साइड में कंसेप्ट लिख दूंगा कि छोटा सा कंसेप्ट, ताकि एग्जाम टाइम में आपको। और एक और हाँ, वन शॉट वीडियो भी डालूंगा। तो वन शॉट वीडियो और वो पीवाईक्यू करोगे तो आपको इतनी सारी वीडियोज़ ना देखते हुए सिर्फ एक वन शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी एंड पीवाईक्यूज़ देखने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है कि 2 वीडियो से आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर ये 2 वीडियो आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम। और अपन आगे बढ़ते हैं क्या, मोल कंसेप्ट के चैप्टर पे। मोल कंसेप्ट के चैप्टर में आज जो अपना जो गोल है, गोल ये है कि अपन को लर्निंग लर्निंग सीखनी है। लाइक क्या होता है लर्निंग, अपन को एक्चुअली कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा एक यूज़ किया है आइकन, देखो ये वाला। इससे ये बन रहा है कि अगर आप सीख जाते हो लर्निंग से या नॉलेज से, आप अगर समझ जाओ इससे ठेठ दौड़ने लग जाते हो। मैं वर्ड यूज़ नहीं लेना चाह रहा, इस वजह से बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर जो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अ, शुरुआत में उतना फास्ट नहीं दौड़ पाता है, लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, और लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस कम है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये सब कुछ होता है। तो पता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो बचा सकती है, वो है लर्निंग, वो है नॉलेज, वो है स्टडी। ये 2-3 चीज़ ही है जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कर सकता है और कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। सो मेरा मानना है कि बाकी सारे जो मोटिवेशन है, क्योंकि आउटर मोटिवेशन जो होता है वो 1 दिन 2 दिन का रहता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन एक कांस्टेंट लर्निंग एंड कांस्टेंट एजुकेशन जो है, अगर आपको मिलती रहे ना, तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो बस चलते अपनी अपने लेक्चर्स के अंदर। जो अपना लेक्चर है आज का जो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, एक तो स्टाइक्योमेट्री पढ़ेंगे। मे एक्चुअली अपन को मेन है ना ये लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है, और ये भी एक्चुअली ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाइक्योमेट्री। इन दोनों को करने के लिए अपन एक बैलेंसिंग सीखेंगे। वो वाली बैलेंसिंग नहीं जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन मेथड और वो सब आता है, वो आएगा, वो अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स में अंदर। इसके अंदर बहुत सिंपल सी बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, और मोस्टली इसकी बैलेंसिंग रिएक्शन होगी कंबशन वाली, या एक कोई डिकम्पोजिशन और इन वाली रिएक्शन होगी। सो अपन स्टार्ट करते हैं स्टाइक्योमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन को ये तीनों जो चीज़ें है वो कवर करनी है। सो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री पे। सो स्टाइक्योमेट्री में मैंने एक ये जो आपको 2 डेफिनेशंस दिख रही है, एक डेफिनेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी एनसीईआरटी की, बस थोड़ी सी टफ है, बच्चा नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैंने लिख दी है। और उसकी एक इजी डेफिनेशन जो मैंने बनाई है, या जो समझ जाओ मैंने अपने हिसाब से जो समझ के लिखी है, वो है दूसरी डेफिनेशन है। अपन दोनों डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि सर ये कहना क्या चाहता है और ये बता क्या रहा है, ठीक है। द वर्ड स्टाइक्योमेट्री इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ना निकला है। और ग्रीक वर्ड में क्या क्या है, एक स्टाइक्योन यानी कि एलिमेंट, क्या बोल रहा है, स्टाइक्योन यानी कि एलिमेंट, एंड मिट्रॉन यानी कि मेजर। सो ये आगे बोलता है कि स्टाइक्योमेट्री दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेज, समटाइम्स वॉल्यूम ऑल्सो, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। सर थोड़ा सन में तो आया है, पर एनसीईआरटी उतना ही उसी हिसाब से लिखती है कि तो बच्चों को सन में ना आए, सिर्फ टीचर थोड़ा सा समझ जाए, या फिर कभी कभार तो टीचर को भी सन में नहीं आता कि ये एनसीईआरटी जो लिखती है। पर एक बार आप है ना मुझे समझा दो कि ये क्या लिखा गया है इसमें। तो ये बोल रहा है कि स्टाइक्योमेट्री जो है वो वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर इसको अपन तोड़े, या फिर जो बोलते हैं संधि विच्छेद अपन करते हैं ना, कि कोई 2 वर्ड से मिलके एक वर्ड बनता है, या एक वर्ड को अपन तोड़ते हैं, तो एक्चुअली ये जो स्टाइक्योमेट्री है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक स्टाइक्योन और एक मेट्रॉन। सो स्टाइक्यो का मतलब होता है एलिमेंट, ग्रीक के अंदर है, और मिट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ये बोलना चाह रहा है कि अपन एलिमेंट को कैसे मेजर करें। क्या कुछ सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है। एक्चुअल में ग्रीक के अंदर सेंस बनाता है, अपने इसको इंग्लिश में एकदम से इंग्लिश के अंदर अगर ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत अच्छे से सेंस नहीं बना रहा है।
लेकिन ये जो अब मैं लिख रहा हूँ, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इससे आप बहुत अच्छे से सेंस बना सकती है। देखो, स्टाइक्योमेट्री इन केमिस्ट्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ proportion in which element or compound react with one another। हाँ सर, ये थोड़ी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन लग रही है और ये मुझे लग रहा है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ इस डेफिनेशन को, अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दे तो ये डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि कोई भी रिएक्टेंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये अपन को पता है कि व्हेन रिएक्टेंट्स, अपन ले लेते हैं R1 प्लस R2, जब रिएक्ट करता है तो अपना एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि सर इन रिएक्टेंट्स की, ये जो रिएक्टेंट्स है, इनकी सर प्रपोर्शन के बारे में बात करता है स्टाइक्योमेट्री, कि सर जो R1 है वो कितने R1 होंगे एंड कितने R2 होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, ये उसकी बात करता है। सर एग्जाम्पल बताओ कैसे, मैं थोड़ा थोड़ा सा, सर मेरे को क्या है कि सन में नहीं आता सर, एकदम एकदम एक बार में सन में नहीं आता, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लोगे ना मुझे सन में नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक फेमस रिएक्शन लिखता हूँ, और आप सबको पता है कि सर ये तो मेरे को अच्छे से पता है और जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, यानी कि क्या, वाटर। पानी बनने की जो रिएक्शन है वो लिखते हैं अपन। तो पानी बनने की रिएक्शन मैंने लिखी H2 प्लस O2 गिव्स H2। मैंने ऐसे लिख दिया कि सर ये पानी बन रहा है। तो कोई एक बच्चा उठ के आया कि नहीं 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 सर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ सर मुझे हाइड्रोजन तो ठीक लग रहा है, ऑक्सीजन सही नहीं लग रहा है, क्या करूं, मुझे सर गड़बड़ लग रही है, ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो मैंने कहा सही कह रहा आप, ये थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ है। यहाँ पे अगर मैं 2 करूँ एंड यहाँ पे अगर 2 करूँ तो बोलेगा कि हाँ सर अब ठीक है, अपन को 2 पानी मिल गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, मतलब हाँ सर अपनी रिएक्शन क्या है, बैलेंस, और ये से एकदम प्रॉपर रिएक्शन दिखा रही है। मैंने कहा सही बात है, ये प्रॉपर रिएक्शन दिखा रही है। और ये जो चीज़ है अभी जो मैंने करा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग का अपना डोंट वरी, मतलब आपको ऐसा कहीं आपको मतलब स्किप नहीं करूंगा, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो डोंट वरी, मैंने अभी के लिए सपोज कर रहा हूँ कि आपको आती है, नहीं भी आती है तो चलेगा, क्योंकि मैं बैलेंसिंग कंसेप्ट नहीं सिखा रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सर जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो सर अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। कि हाँ सर ये तो आपने रिएक्शन जो लिखी हुई उसको पढ़ दिया, तो बस आप जो रिएक्शन लिखी हुई है ना उसको पढ़ दो। जैसे ही आप उसको पढ़ोगे ना, आप उनके आगे वाले के नंबर्स को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि यही तो स्टाइक्योमेट्री है, यही तो स्टाइक्योमेट्री है, जो इसकी रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के आगे जो जो नंबर्स लिखा हुआ है वही तो कहीं स्टाइक्योमेट्री नहीं है, तो वही एक स्टाइक्योमेट्री है। समझ रहे हैं आप, वही एक स्टाइक्योमेट्री है। बस ये है, ये क्या बताता है, प्रपोर्शन बताता है। प्रपोर्शन बताता है कि जब 2 मॉलिक्यूल आप, ये 2 मॉलिक्यूल आप लोगे किसके, हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल लोगे आप ऑक्सीजन का, तो आपको 2 मॉलिक्यूल बना के देगा कौन, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, वाटर के। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ प्रपोर्शन बताया कि जब भी आप 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ और 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाएंगे, तो ये जो चीज़ है ये एक प्रपोर्शन के अंदर जुड़ता है। अब और इसी चीज़ को अपन स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। अब मैंने बोल दिया कि नहीं सर मुझे एक बात बताओ, मेरे को सर एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो क्या ये वाटर बना पाएंगे? तो मैं कहूँगा कि नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। और ये चीज़ कौन बता रहा है कि सर ये स्टाइक्योमेट्री बताती है कि ऐसा होता है। समझ रहे, एक रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी एक स्टाइक्योमेट्री है, उसकी एक स्टाइक्योमेट्री है। उस हिसाब से वो बताता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रिएक्ट करता है और तब जाके अपना एक प्रोडक्ट बनता है। सर मेरे को थोड़ा एक और एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा बेशक आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा और इसको हटाता हूँ और मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। तो मैंने बोला एक एग्जाम्पल लिया कि N2 लिया प्लस 3H2 लिया और मैंने बनाया क्या, 2NH3। बताओ इसको कमेंट में बताओ कि इसको बोलते क्या। मुझे पता है आप कमेंट करोगे, नहीं ढीले हो। इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस लिक्विड अमोनिया बनाने का एक तरीका है, हेबर्स प्रोसेस। और ये इंडस्ट्रियल तरीका है,
मतलब इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बहुत मतलब काफ़ी सारा लिक्विड बनाना अमोनिया बनाना होता है, तो उसका ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने सर बोला कि इस रिएक्शन को एक बार पढ़ दो आप, तो आपकी स्टाइक्योमेट्री क्लियर है। इस रिएक्शन को पढ़ोगे तो आपकी स्टाइक्योमेट्री क्लियर हो जाएगी और आपकी स्टाइक्योमेट्री के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बस इसको पढ़ना सीख लो। तो सर सॉरी, इसको कैसे पढ़ें, मतलब इसको पढ़ना कैसे? तो मैंने आपको क्या बताया, इनके आगे जो कॉफिशिएंट्स दे रखे, इनके आगे जो कॉफिशिएंट्स दे रखे, उनको उनको साथ साथ उनको और उसके मॉलिक्यूल को पढ़ते जाओ। कह रहे ठीक है सर, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखना मैं कहीं गलत ना पढ़ूँ, वैसा देखना आप, ठीक है। कि सर जब एक मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल NH3 बनाता है। क्या मैंने सही पढ़ा? बिल्कुल आपने सही पढ़ा। बस यही करना है। तो इससे इससे आपने इसको पढ़ के आपने बताया क्या, कि इससे पढ़ के आपने बताया प्रपोर्शन, कि जब एक मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 बनता है क्या? NH3। सही बात है, क्योंकि ये प्रपोर्शन है, यानी कि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। मैं थोड़ा सा ऐसे ये लिख देता हूँ, इसका इतना पार्ट रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये प्रपोर्शन का मतलब आप रेशियो समझ सकते हैं, ठीक है, क्या? रेशियो। अब मैंने बोला कि एक रिएक्ट करता है 3 से और 2 बनाता है, सही बात है। तो सर अगर अगर मैं मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए सर, अमोनिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो क्या सर मैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लूँ और 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले लूँ, तो क्या मेरे 4 बन जाएंगे क्या? मैंने कहा बेशक बन जाएंगे। जब मैंने बात ही रेशियो की करी है, तो वो क्यों नहीं बनेंगे 4? समझना आप। अगर मैंने बोला यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तब तो ठीक था ये, तब तो ये रिएक्शन हो रही थी, स्टाइक्योमेट्री था, और सर आपने बोल दिया कि यही स्टाइक्योमेट्री। और ये जो, जैसे थोड़ा ऐसे बता दो, ये जो 1, ये 3 और ये 2 है, वो सब क्या है? ये 1, ये 3 है, और ये जो 2 लिखे हुए मॉलिक्यूल्स के आगे, ये क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। हाँ सर, मतलब कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, क्या स्टाइक्योमेट्री पढ़ रहे हैं, स्टाइक्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके आगे वाले जो नंबर्स लिखे हुए उसको स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट बोल देंगे। कहा ठीक है सर, हाँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा अमोनिया चाहिए, तो मैं सर इसको अगर ऐसा कर दूँ कि 2 मोल मैं सर N2 के ले लूँ, 6 मोल H2 के ले लूँ, तो मेरा सर 4 मोल NH3 बन जाएगा क्या? इनका बिल्कुल बन जाएगा। जब अपन ने रेशियो की बात करी है, तो अब उसके प्रपोर्शन में कोई भी बढ़ाओ, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप 1.5 से मल्टीप्लाई करो, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, वो रिएक्शन को उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो उतना अमोनिया अपन को मिल जाएगा और उतने मॉलिक्यूल अपन को N2 के लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि हाँ सर समझ रहा हूँ, धीरे धीरे क्लियर हो रही मेरे को, ये धीरे धीरे मुझे क्लियर हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा अपन एक फ्री स्लाइड लेते हैं, जिसमें एकदम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये अपन ने ब्लैंक स्लाइड ली। अब मैंने ब्लैंक स्लाइड पे एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, और आप मुझे बताना कि मैंने क्या रिएक्शन वो सही लिखी है, ठीक है। मैंने लिखा अ, मैंने लिखा क्या, XN2 प्लस 3 XH2 गिव्स 2XNH3। सर ये क्या लिख दियो, ये क्या हो गया सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्या कर दिया आपने? अरे सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ ये प्रपोर्शन है, ये रेशियो है, तो आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या ये रिएक्शन वही रहेगी? मैंने कहा रही वही रहेगी, अगर सबको मल्टीप्लाई किया वही रहेगी, तो उतना अपन को अमोनिया मिल जाएगा, लेकिन उतना ही अपन को N2 लेना पड़ेगा और उतना ही अपन को H2 लेना पड़ेगा, जितना प्रपोर्शन है। कहा सही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन, अपन लिखता हूँ क्या लिखते हैं, x=1, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन सर वही बन गई कि 3H2 गिव्स 2NH3। ये मैं देखो आपको इस पे इसलिए टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्री का कंसेप्ट जो है वो लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है, मतलब वो कितने बार ही पढ़ लेते, लेकिन उनको लगता है एट द एंड जाके कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसको अच्छे से समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख के ले लो मुझसे। उसके बाद में अगर मैं एक्स की वैल्यू सर मैं लिखता हूँ, आप बताओ 10 लिख देता हूँ, तो सर क्या मतलब 10 मॉलिक्यूल जो है वो N2 के हैं, 1 मिनट में
और जो 30 मॉलिक्यूल्स है, मैं यहाँ पे आगे 10 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ठीक है, जो 10 मॉलिक्यूल N2 के हैं, देन सॉरी एक मिनट, हाँ, H2, और वो बना रहा अपना NH3। तो सर जब आपने X10 लिखा, इसका मतलब जो 10 मॉलिक्यूल है वो N2 के हैं, जो 30 मॉलिक्यूल्स है वो H2 के हैं। तो क्या सर इससे 20 मॉलिक्यूल NH3 के बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। अपनी ये रिएक्शन है, अगर इसके अंदर 10, 30 और इतने सब कुछ करता हूँ तो बन जाएगा, बेशक बन जाएगा। अब आता अपना एक हल्का सा ट्विस्ट कि सर मैं अगर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर N2 के ले लूँ, तो क्या मेरे सर 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? मैंने कहा बिल्कुल उतने लेने। तो क्या मेरे को 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 NH3 बन जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। तो सर ये इतने सारे आपने मॉलिक्यूल्स लिए, ये कहीं तो देखा देखा नंबर लग रहा है, ये क्या है? तो ये आपने सही सोचा है, ये Na है। 6.023 इंटू 10⁻23, और Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो सर इसका मतलब ये कि अपन एवोगैड्रो नंबर तक इतना ले ले तब भी ये रिएक्शन और ये स्टाइक्योमेट्री काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। यानी कि सर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस Na का मतलब क्या है? इस Na का मतलब सर मेरे को पता है कि जब इतने अपन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ध्यान रखना, देखो 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 सोचो, जब मैं इतने मॉलिक्यूल्स लेता हूं किसके? N2 के, यानी कि सर मैंने 1 मोल N2 लिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Na की वैल्यू ही 1 मोल एटम या 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल सबके बराबर होती है Na की वैल्यू। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? बिल्कुल सही सर। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि इतने मैंने पार्टिकल N2 के लिए, यानी कि मैंने 1 मोल किसका लिया है? N2 का लिया है। तो सर इसका मतलब तो आपने 3 मोल H2 के लिए, सही बात है। तो आपका सर 2 मोल NH3 बन गया? बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा है सर कि अपन एक पार्टिकल या 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल या इन सब की बातें नहीं कर रहे होंगे, अपन बात कर रहे होंगे मोल्स के अंदर। देखो मोल्स के तक आने के लिए अपन ने इतना सब किया क्योंकि अपन को अब सारी चीज़ें, जो क्वेश्चन हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें डील्स किस में होगी? मोल्स में होगी। तो सर मैं अगर अब मैं कह दूं कि जो स्टाइक्योमेट्री है वो एक मोल का सिंपल रेशियो भी है, ठीक है, वो एक क्या? मोल्स का सिंपल रेशियो भी है। अगर अगर मैं कहता हूं ये मेरी रिएक्शन है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पेस्ट, और मैं ये बोलता हूं, एक मिनट इसको हटाता हूं मैं, अगर मैंने ये बोला कि मैंने ये रिएक्शन दे दी आपको, कौन सी रिएक्शन है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब मैंने ये रिएक्शन दे दी आपको और कुछ नहीं बोला, ठीक है, ये रिएक्शन दे दी और मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्टिंग विथ 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। ये लाइन मैंने लिख दी, तो इस लाइन से आप समझ रहे हैं कि हाँ सर, जब कॉफी, ये सारे मैंने क्या लिखे हैं? देखो, ये जो 1 लिखा है इधर, इसका कॉफिशिएंट ही तो लिखा है। ये जो 3 लिखा है ये इसका H2 का कॉफिशिएंट लिखा है, एंड देन जो 2 लिखा है वो NH3 का कॉफिशिएंट लिखा है। तो कह रहे हैं आप सर, कहना चाह रहे हो कि अगर कुछ नहीं दे रखा है, ये सिर्फ ये सिंगल रिएक्शन दे रखी है, तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल हाइड्रोजन के साथ एंड 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। कह रहा बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर मैं रिएक्शन के अंदर, सेम रिएक्शन है, ये पहली चीज़ मैंने मतलब पहला बोल दिया, और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ आपको कि एक N2 है, 3H2 है एंड 2NH3 है। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको कि जो N2 के मोल है वो 0.5 है। अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि N2 के मोल 0.5 है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे? या मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि H2 के मोल 1.5 है,
और मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि NH3 के मोल 1 मोल है। तो आप ये मुझसे लड़ना मत या किसी से लड़ना मत कि सर आपने अभी तो बोला कि 1 मोल N2 के साथ ये रिएक्शन लिख दी, तो यानी कि 1 मोल N2 3 मोल H2 एंड 2 मोल NH3। नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन लिखी और कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको यही मानना है। समझ रहे? ये प्रपोर्शन क्लियर है मेरी बात? तो देखो अब मैं हल्का सा आगे बढ़ते एक कंसेप्ट और ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, देखना ध्यान रखना। अब मैं इस चीज को मिटाता हूं, इन दो को, और सिर्फ मैं एक चीज देता हूं क्या, और मैं पूछता हूं, ठीक है? अब कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है। मैंने बोला कि जो N2 दे रखा है आपको 0.5 दे रखा है। N2 क्या दे रखा है? 0.5। तो मैंने बोला सर N2 दे रखा है अपना 0.5, लेकिन H2 नहीं दे रखा, H2 फाइंड करना है और NH3 फाइंड करना है। तो सर ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, मतलब समझा नहीं मैं। एक तो सिर्फ रिएक्शन ही दी है आपके, ना कोई फॉर्मूला बताया, ना कुछ हिंट दी कि सर कैसे सॉल्व करूँगा, और कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक N2 के मोल दे दिए और बाकी H2 और NH3 का आप तो मोल्स पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा आपके सामने ही फॉर्मूला है, आपके सामने ही हिंट है, आपके सामने ही आंसर है। कह रहे कैसे? अरे सर मैंने इतनी बड़ी सर ये रिएक्शन लिख तो दी, ये देखो एक बार ये रिएक्शन को देखो, इतनी बड़ी अगर रिएक्शन लिख दी, रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। मैंने ये रिएक्शन लिख दी, बैलेंस्ड रिएक्शन लिख दी। तो सर आप मुझे किसी भी एक के, तीनों में से किसी एक के मोल अगर आप मुझे दे दोगे, तो मैं किसी के भी तीनों तीनों के निकाल दूंगा। किसी एक के मोल दे दो, मैं तीनों के निकाल दूंगा। और किसी भी एक के मोल नहीं दोगे तो मुझे पता है कि एक मोल N2 का रिएक्ट कर रहा होगा 3 मोल H2 के साथ, और 2 मोल NH3 बन रहे होंगे। कह रहे सही बात है वो तो यहाँ पे मैंने कहा कि सर 0.5 मोल है किसके? N2 के। तो H2 के कितने मोल होंगे? अब बताऊं मैं? अब देखना देखना आप, बहुत सही अपन जा रहे होंगे। ये मैं इसको थोड़ा सा एक पेपर पे और ऐसे समझाता हूँ, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक वो जो चीज़ है, अरे यार Z, हाँ कंट्रोल V, ठीक है, ओके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको ऐसे समझते, ठीक है? अगर एक अपन ने किसका N2 का मॉलिक्यूल लिया, तो अपन को कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे H2 के? ये H2 के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो अपना NH3 के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं NH3 के। अगर मैं N2 के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, N2 के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो आपका कहने का मतलब सर सिंपल है कि इसको फिर अपन को H2 के 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, H2 के 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो इससे सर वो सीधा सीधा मेरे को, एक मिनट, सीधा सीधा सर लगता है कि 4 इसके बन जाएंगे NH3 के। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि सर आधा मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल नहीं ले रहे अपन, आधा मोल ले रहे हैं। आधे मोल में यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? समझो ना। तो अगर मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आधा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते अपन, तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो अपन ने क्या लिया, आधा मॉलिक्यूल लिया, N2 का। तो आपको सर H2 कितने लेने पड़ेंगे? 1.5 लेने पड़ेंगे। पहले 3 ले रहे थे, देखो एक का आधा किया तो 3 का भी आधा ही करेंगे ना। कहाँ सर करेंगे, सही। तो ये आपने क्या किया, एक तो H2 का एक ले लिया पूरा, और एक क्या ले लिया, आधा। वो बनाया कितना? एक बनाया NH3 का। कि सर समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया कि अगर एक था तो 3 थे, अब मैंने आधा कर दिया तो उनके भी आधे आधे कर दो। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है तो टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब टूट जाएगा और ये कर लेगा। तो मैं इसको वापस मिटा दूं, कहीं आप ये ना समझो कि ऐसा कुछ हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए किया था मैंने। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि सर ये 0.5 था, यानी कि ये 1/2, 1 का 1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 1/2। 1 था, 3 यूज़ करके 2 बनाया, तो 1/2 था, तो कितना यूज़ करेगा? 1/2 था, तो ये कितना यूज़ करेगा? 2 है, सॉरी, ये कितना यूज़ करेगा? 3/2। कितने बनेंगे? 1 बनेगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर मैं N2 की जगह, मैं यहाँ पे N2 0.5 की जगह अगर मैं दे देता हूँ 2 दे देता हूँ। अगर 2 वाला केस है, N2 क्या है? 2। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 है, तो H2 कितने होंगे?
ये तो इतना इतना आसान है कि मल्टीप्लाई करना है सर कि हाँ मतलब अगर एक के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए कितने चाहिए? 6 चाहिए सर। एक में 2 बन रहे हैं तो 2 में कितने बनेंगे? 4 बनेंगे सर। ये इतना आसान है क्या? हाँ इतना ही आसान है। समझ पा रहे हैं? स्टाइक्योमेट्री समझ है? हाँ सर समझ गए। तो बस यही अपनी स्टाइक्योमेट्री थी, यही अपना लोग इसी में डरते हैं कि इतने में करने में डरते हैं कि 1 से 3 बनेगा तो 2 से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। यही अपनी स्टाइक्योमेट्री। तो अपना यहाँ से अपना जो कंसेप्ट सीख के जा रहे हैं, जो कंसेप्ट सीख के जा रहे हैं वो क्या है? कंसेप्ट है, अगर मैं बोल दूं ये यूनिटरी मेथड टाइप है, ठीक है, यूनिटरी मेथड टाइप है कि अगर 1 से 3 बन रहा था तो 2 से कितना बनेगा? 6 बनेगा। सही बात है। अगर मैंने बोला कि 1 से 2 बन रहा है तो बताओ अगर 4 है तो ये कितने चाहिए? ये रिएक्शन दे दी कि 1 से 2 बन रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मेरे को 4 चाहिए तो ये कितने चाहिए? ये 4 चाहिए तो ये कितने चाहिए? अरे सर कुछ नहीं, 2 2 चाहिए ना? हाँ सर 2 चाहिए। और लेते हैं अपन कि ये 3/2 थे, ये 3/2 से कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। 3/2 से क्या बन रहा है? 3। तो सर 6 से कितना बनेगा? 6 से कितना बनेगा? कोई नहीं, आप यूनिटरी मेथड, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये क्या है? एक यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड लगाओ। कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? तो सर सबसे पहले क्या निकालो? सबसे पहले आप निकालो किसका? यूनिटरी मेथड तो मुझे आता है सर, यूनिटरी मेथड मैं लगा सकता हूँ। तो 1 से कितना बन रहा है वो निकालो सर। तो 1 से कितना बन रहा है वो निकालेंगे तो इसका डिवाइड जाएगा इसमें। तो 3/3/2 विच इज कितना? ये ऊपर गया तो यहाँ से सर आया कि 1 से 2 बन रहा है। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे ये आया 1 से 2 बन रहा है। तो आपने कितने से पूछा था? जितने से पूछा मैं बता दूंगा। 6 से पूछा था मैं बता दूंगा। 6 से कितना आया? 12 आया। यानी कि आपको क्या अप्लाई करना है? यूनिटरी मेथड। तो अपना जो कंसेप्ट है, वो जो अपन जो कंसेप्ट सीख के जा रहे हैं, वो जो कंसेप्ट है वो क्या है? यहाँ से बस आपको स्टाइक्योमेट्री से यही यही कंसेप्ट सीख के जाना है। क्या सा कौन सा कंसेप्ट है? यूनिटरी मेथड सीख के जाना है। ओके सर समझ गया। तो अपन कंसेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं जो अपन को यहाँ से लेके जाना है ताकि अपन आगे क्वेश्चन में करें। तो ये हो गया अपना यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, अप्लाई करो। ठीक है सर समझ में आ गया। अब थोड़ी सी सर बैलेंसिंग रिएक्शन बता दो तो आपका काम हो जाएगा। सर ये क्या लिखा है आपने? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। वैसे मैंने आपको समझा दिया। एक पॉइंट है जो नहीं समझाया, वो है ये थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। उसके अलावा सब समझा दिया कि इट इज़ रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म। मैंने बताया था कैसे कि कोई भी आप ए और बी लेते हैं और सी बनता है तो ए के कुछ ए मॉलिक्यूल्स लेते हैं स्मॉल ए, और बी के कुछ स्मॉल बी मॉलिक्यूल लेते हैं, तब सी के कुछ स्मॉल सी मॉलिक्यूल बनते हैं। सर ये ए बी सी क्या है? वही कि H2 के सर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, O2 का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो सर 2 H2O बनते हैं। तो ये जो रेशियो है ना, ये 1:2, ये 2:1:2। तो इस रेशियो में रिएक्टेंट 2:1 में तो रिएक्टेंट अपना क्या होता है? रिएक्ट करता है, और ये 2 के रेशियो में बनता है। कह रहे सही बात है, समझ में आ गया सर। सेकंड पॉइंट तो रेशियो में समझ में आ गया, वही अपन कब से रेशियो रेशियो ही कर रहे थे, ठीक है। और वही ये क्या होता है? इट हेल्प्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन। ये कहना चाह रहा है कि अपन स्टाइक्योमेट्री से रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ वो पता कर सकते हैं, प्रोडक्ट कितना ऑब्टेन हुआ वो पता कर सकते हैं। ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये आप क्वेश्चन करेंगे, अपन अभी क्वेश्चन करेंगे इससे आगे, तो उसमें आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है। वैसे आप समझ गए ये वाली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूनिटरी मेथड, कि मैंने बोला था उसमें उस समय क्या बोला था कि अगर 1 से 2 बनता है तो 2 से कितना बनेगा, यही पूछते हैं। तो 2 से बनेगा सर, कि यूनिटरी मेथड है, 1 से 2 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा? आंसर क्या होगा इसका? सर 4 आंसर होगा कि 2 से 4 बनेगा। ये वही वही रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ या कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है आगे देखते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्सपेरिमेंटल यील्ड का सिंपल सा मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा जैसा अपन मानते क्या 100% होती है, और जो अपना एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है ना वो हमेशा कम होती है। कि अपन थ्योरी के हिसाब से तो अपन निकाल दे के अपन थ्योरी में तो 100% बनाएंगे ना कि ये पूरा पूरा कन्वर्ट हुआ इसमें और ये अपना प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऐसी नहीं होती। एक्सपेरिमेंटल यील्ड के अंदर ये जो प्रोडक्ट है, ये सॉरी ये रिएक्टेंट जो है वो पूरा पूरा कन्वर्ट होता ही नहीं इसमें।
अब जब रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट पूरा मिलेगा कहाँ से? समझ रहे आप मेरी बात? कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बताता हूँ। मैंने एक रिएक्शन लिखी, 2 रिएक्शन लिख रहा हूँ, यही वाली लिखते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ कि इसके जो 2 मोल, मैं इस एक सेकेंड भी रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और मैंने कहा कि सर इसके जो 2 मोल है वो रिएक्ट करते किसके, 1 मोल के साथ, और 2 मोल क्या बनाता है, अपना वाटर बनाता है। ये जो 2 मोल है ये भी क्या है, मोल है, एंड ये भी क्या है, मोल है। तो आफ्टर रिएक्शन, ये तो बिफोर रिएक्शन था, टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना कि टाइम t इक्वल टू 0, अभी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये जो चीज़ थी, ये तो 2 मोल थे, ये 1 मोल था, और ये क्या था, 0 मोल था। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझा पाऊँ कि क्या चीज़ हो रही है। तो जब रिएक्शन अपनी क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ये अपनी जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, अभी कुछ नहीं हुआ है, कोई रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं किया है, और कोई अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना बना ही नहीं है। तो एट t इक्वल्स टू, अब एट t इक्वल्स टू कुछ भी टाइम t ले लेते हैं, हाँ, एट t इक्वल्स टू समथिंग टाइम t लेते, तब क्या होगा, अब हाँ सॉरी, t फाइनल ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो t फाइनल पे क्या होगा कि सारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा, सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि जो H2 है, यानी इसके सारे मोल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, अगर कोई भूखा बैठा है वहाँ पर रूम में, और उसके सामने खाना पड़ा है, तो सारा खा जाएगा ना, और सारा खाना कहाँ चला जाएगा, उसके पेट में, उसकी भूख मिट जाएगी, तो उसका तो काम हो गया। कह रहे सही बात है। तो इनका जो काम था, इनका काम था रिएक्ट करना, तो इन्होंने तो आपस में रिएक्ट करके, तो ये तो दोनों हो गए क्या, 0-0। लेकिन बनाना क्या था सर, प्रोडक्ट बनाना था, तो ये प्रोडक्ट बन गया कितना, और मैंने क्या कहा, थ्योरेटिकली में पूरा पूरा बनता है। तो सर ये 2 अगर खपते हैं और ये 1 हटता है, तो ये कितना बनता है, 2 बनता है, तो यहाँ पे 2 मोल बन गया। तो ये तो अपनी थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल है कि थ्योरेटिकल जितना मोल बना वो इतना है। लेकिन जब टाइम t इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो ये तो सर 2 डाला था अपन ने, ये 1 डाला था, और ये अपन को क्या मिला था, 0। लेकिन एक टाइम t इक्वल्स टू फाइनल पे ये सर पूरा कंज्यूम ही नहीं होता। ओरिजिनली सर ये 1.5 तो कंज्यूम हो जाता है, 0.5 बचा रह जाता है। ये भी कुछ सपोज ये कुछ मतलब समझ रहे हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ, प्रॉपर इसका लिखते हैं कि ये कितना अगर कंज्यूम होता है, तो ऐसे लिखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये जो 2 था, 2 मोल्स थे इसके, सर सिर्फ 1 ही मोल रिएक्ट हो पाता है, 1 ही मोल रिएक्ट हो पाता है, तो बचा कितना, 1 मोल। अगर 2 में से 1 मोल ही रिएक्ट होता है तो बचा कितना, 1 मोल। सर तो 1 मोल अगर इसका रिएक्ट हो रहा है, तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर 2 मोल्स है, 1 मोल इसका रिएक्ट हो रहा है, तो इसके कितने रिएक्ट होंगे, कि सर जब 2 थे, 2 में से 1 रिएक्ट हो रहा है, यानी कि इसका आधा रिएक्ट हो रहा है, तो इसका भी आधा रिएक्ट होगा, हाँ सर इसका भी आधा रिएक्ट होगा, तो बचेगा कितना, 0.5। तो इसका कितना बनेगा सर, तो इसका भी उतना ही बनेगा, जब इसके आधे आधे रिएक्ट हो रहे, तो इसका भी आधा ही बनेगा। तो सही बात है सर, इसका आधा बना, यानी कि 1 बना। तो एट ये हो गई अपनी क्या, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये है थ्योरेटिकल मास आया, ये एक्सपेरिमेंटल मास आया। तो अब यील्ड निकालना है, मैं ऊपर निकाल रहा हूँ यहाँ पे यील्ड, ये क्या निकालना है, यील्ड निकालना है y, और परसेंटेज यील्ड निकालते। तो जो अपना एक्सपेरिमेंटल आया, डिवाइड करते थ्योरेटिकल से इनटू 100 करते, तो अपना यील्ड आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल कितना था, 1 मोल, थ्योरेटिकल कितना था, 2 मोल, इनटू किया 100, तो इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आया 50%। यानी कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ 50% ही हुई। तो हाँ सर वो तो दिख रहा है, जब 2 मोल होने चाहिए थे रिएक्ट, 1 ही हो रहा, O2 के 1 मोल होना चाहिए था, आधा ही हो रहा, H2 के 2 बनने चाहिए थे, 1 ही बना। ये तो ऑब्वियस है कि सर ये 50% ही हुई रिएक्शन। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट के अंदर रिएक्शन 50, 60, 70 इतनी ही बनती होती है रिएक्शन, पूरी रिएक्शन 100% नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैंने जब 0 और 0 लिखा था, तो इसका मतलब ये कि 100% कंज्यूम हो गए थे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जो है वो 100% कंज्यूम हुए थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, 100% कंज्यूम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया हाथों हाथ ही। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री याद हो गए। लेकिन एक मुझे लगता है कि और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है
स्टाइक्योमेट्री करते वक्त आपको कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, प्लीज़ आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे, लिटरली सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप यूनिटी मेथड अप्लाई करना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ, फिर लिमिटिंग रिएजेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि एक लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रेश वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ओके ओके सर। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन बताता हूँ, KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ और बना क्या, KCl प्लस O2। इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी करेंगे इसी रिएक्शन के ऊपर। तो सर इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले ध्यान दोगे कि जो नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to number of atom on RHS। यानी कि सर ये आप क्या करना कि जो एटम्स है राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स को है ना काउंट कर लो, काउंट करके बता दो कि क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो वो रिएक्शन बैलेंस है। अगर वो दोनों जो रिएक्टेंट बोलो या एटम्स बोलो, पर्टिकुलर एटम एलिमेंट जो बोलो, अगर वो दोनों उधर दोनों साइड में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, उनके नंबर सेम है, तो वो अपना क्या रिएक्शन होगी, बैलेंस होगी। अगर नहीं है तो दोनों तरफ, अभी यहाँ पे तो अपन जुगाड़ करेंगे, दोनों यहाँ पे जुगाड़ करके करेंगे, और आगे क्या करेंगे, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन मेथड और वो सब करेंगे, H+ जोड़ना, OH- जोड़ना, और पूरी एक प्रॉपर टॉपिक आएगा अपना बैलेंस करने का रिएक्शन, और वहाँ पे बहुत मजा आएगा। और उसके अंदर उस टॉपिक में से जेई और नीट और इनके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो अपन बाद में करेंगे। इधर क्या करना है अपन को, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा जुगाड़ होता है, वो करते हैं, सॉरी। तो नंबर ऑफ एटम LHS और नंबर ऑफ एटम RHS अपन को फाइंड करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है देन वो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ दे आर इक्वल, इफ ये वाली जो कंडीशन होती है, इफ दिस कंडीशन अकर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर नहीं होता है ऐसा, इफ नॉट, अगर ये वाली कंडीशन इफ नॉट, और ऑल जो एलिमेंट्स या एटम्स, ऑल एटम एलिमेंट्स बोलने दो, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, अलग अलग, जैसे इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, एक है K है, एक Cl है, एक O है। सो इफ नॉट ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, देन अभी तो बोल सकते हैं देन डू सम जुगाड़, ठीक है, और फिर उससे रिएक्शन आप बैलेंस करो। चाहे तो लोग बोलते हैं कि बैलेंस करना है मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगाओ, और चाहे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ काउंट कर लो और उसको बैलेंस कर लो, दोनों ही सही बात है। तो अगर ये दोनों कर लोगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है सर। तो इसका अपन रिएक्शन कोई बैलेंस करते हैं। मैं, हाँ, पहले तो सर यही जो आपने लिखी है वो बैलेंस है कि नहीं है चेक कर लो, तो चेक करते हैं। तो अपन जब बैलेंस ये रिएक्शन चेक करेंगे तो इधर सर K कितने हैं, इधर जो K है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैंने थोड़ा नीचे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर यहाँ पे जो K है वो K कितना है सर, 1 है। सर Cl कितना है, 1 है। और सर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पे सर देखूँ तो K कितना है सर, 1 है। Cl जो है अपना कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है। तो सर K और Cl तो बैलेंस है, लेकिन सर मेरी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सर यहाँ गड़बड़ आ गई सर, एक अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ये O3 होता तो सर मेरी रिएक्शन हो जाती, मेरे को फालतू बेजामारी नहीं करनी पड़ती, बैलेंसिंग रिएक्शन नहीं निकालनी पड़ती। बट इन दिस रिएक्शन O2 इज रिलीज्ड,
तो ऑक्सीजन रिलीज होती है जब डिकम्पोज करते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो O3 नहीं लिख सकते, अपन को O2 ही लिखना पड़ेगा। तो सर इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करें? करो एक बार ट्राई करते हैं बैलेंस रिएक्शन करने का। मैं उस रिएक्शन को वापस लिखता हूँ और फिर अपन इसको बैलेंस करते हैं। KClO3 ऑन हीटिंग, ये हीटिंग का साइन है, हीटिंग, ठीक है, हीटिंग। और हीटिंग की वजह से क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि टूटता है। क्या बनता है अपना? KCl बनता है एंड O2 बनता है। तो इधर इधर कितने इधर कितने पोटेशियम है? एक, Cl एक, ऑक्सीजन 3। इधर कितना है? KCl एक एक और ऑक्सीजन है 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेशक सर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पोटेशियम कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2। सर पहले भी ना पोटेशियम क्लोरीन तो बैलेंस थे और अभी भी बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो K अपना तो 2 आ गया, Cl अपना 2 आ गया, और जो अपना ऑक्सीजन है ना सर, वो जो नीचे देखो, ये जो 3 आपको दिख रहा है, हमेशा जो नीचे आपको ये जो वैल्यू दिखे, इस जो नंबर दिखे, उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी ऑक्सीजन कितना हुआ सर? 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। तो अगर सर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, तो 3 इंटू ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला 3 इंटू ये नीचे जो 2 दे रखा है 2, इससे सर आंसर आ जाएगा 6। और इधर K कितना है? 2, और Cl कितना है? 2। तो सर मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हो गए वो सर क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में अपनी सर बैलेंस्ड होगी सिर्फ और सिर्फ इतना सा करने से कि इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। ये सिंपल मैथ्स की, अगर सिंपल मैथ्स फॉलो करोगे एकदम ईजी, और इस चैप्टर के अंदर तो ईजी ही आने वाले, ठीक है। इस चैप्टर में क्या आएगा? ईजी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको मुझे समझ में आ गया सर ये बैलेंस्ड होगी, और मुझे देखना है कि एलिमेंट्स देख रहे हैं, उनका नंबर्स काउंट करते हैं, नहीं है तो उनको एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, जुगाड़ यानी हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। एक बार लगाओ, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर 3, इधर O2 से 3 किया, और ये बैलेंस होगी अपनी। एक अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अपन करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करते हैं। ये सर एग्जाम्पल कौन सा है? ये जो एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको बहुत जगह दिखने वाला है, वो एग्जाम्पल आपको दिखेगा ये वाला। आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इस कोई ऑर्गेनिक नहीं होगा, कार्बन का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आप उसको हीट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? हीट कर रहे होंगे। मैंने लिख दिया क्या? C2H6 लेते हैं, C2H6 प्लस O2 गिव्स एक CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है कार्बन की, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, कोई भी आप कार्बन, हाइड्रोकार्बन अगर जलाओगे तो ये आपकी रिएक्शन होगी। हाइड्रोकार्बन अगर आप जलाते हो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? ये एक हाइड्रोकार्बन को आप अगर बर्न करते हो तो आपका ये क्या होगा? CO2 और H2O बनेंगे। यानी कि ये क्या है? कंबशन रिएक्शन। दिस इज एन कंबशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? हल्का सा इस कंबशन रिएक्शन के बारे में लिख देते हैं। कंबशन रिएक्शन जो है वो एक्चुअली क्या होती है? कंबशन रिएक्शन, व्हेन यू बर्न हाइड्रोकार्बन, मतलब कंबशन एक्चुअली हाइड्रोकार्बन का भी कर रहे हैं कंबशन, लेकिन कंबशन वो है कि किसी को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो वो जलने लगता है और वो आग लगती है, फिर वो क्या होता है? कंबस्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना वो कंबशन है, ठीक है। तो अब उसको अभी नहीं लिखे तो बढ़िया है, कुछ इतना है नहीं। तो ये कंबशन रिएक्शन है। किसकी कंबशन रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसी चीज जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड कार्बन प्रेजेंट हो। क्या? हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो सिर्फ, तो वो क्या अपना हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो रिएक्शन है C2H6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे कार्बन लिखो, यहाँ हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? सर 2 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 6 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 2 है। कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, और सॉरी ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। तो सर मुझे ये किसी भी एंगल से बैलेंस नहीं लग रही है। तो सर इसको बैलेंस करूँ तो करूँ कैसे? सर रिमेंबर, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। जितने जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे आपको दिखे, सी नीचे यहाँ पे जो 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स लिखा हो सकता है, सपोज एक्स लिखा हो सकता है, तो उतने ही मोल यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे जो टर्म आएगी, आगे जो कोफिशिएंट आएगा, उतने ही मोल। कितने मोल? जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने ही मोल यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना बनेंगे? कितने मोल ऑफ CO2 बनेगी? 2 मोल बनेगी। इसका रीजन क्यों है कि सर यहाँ पे जितने हैं उतने ही क्यों बनेंगे? क्योंकि कहीं और से कार्बन आ ही नहीं सकता। समझ रहे? कहीं और से कार्बन आ ही नहीं सकता। कैसे सर? ऐसे कि ये जो कार्बन है इस रिएक्शन में, इस रिएक्टेंट साइड में, इस रिएक्टेंट साइड के अंदर ये जो कार्बन कहाँ कहाँ है? सिर्फ इधर ही है। और प्रोडक्ट साइड में सारा कार्बन किधर है? इधर ही है। जब रिएक्टेंट साइड में एक ही तरफ कार्बन है तो ये सारा कार्बन इधर जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सारा कार्बन इधर जाएगा, तो इधर अगर 2 कार्बन है तो ऑफकोर्स इधर भी 2 कार्बन होने पड़ेंगे। 2। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे एक और कोई टर्म आ जाती, मान लेते CH4 आ गया या CO आ गया, कुछ भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तब मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे जो 2 है उसको इस 2 को यहाँ 2 लगा दो, नहीं, तब नहीं बोलता मैं। क्योंकि ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ये C से ये C में बदला, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है? रिमेंबर, एक पॉइंट आपको हो गया कि जो भी कार्बन का नीचे नंबर दे रखा है इधर, वो नंबर आपको यहाँ लगाना है। ओके सर, डन है। उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद आप करो हाइड्रोजन को बैलेंस करो और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो करते हैं सर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए कितने चाहिएंगे? यहाँ पे 6 करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिएगा? सर 3 चाहिएगा, तो मल्टीप्लाई करो 3 से। ठीक है? एक और नए पेपर पे मेरे को एकदम सही तरीके से मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं अभी एक हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो जैसे ही यहाँ 3 किया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 × 2 6। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। सर कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूँ? ऑक्सीजन बैलेंस करना सबसे आसान है। इसके अंदर ऑक्सीजन बैलेंस करना सबसे आसान है। कैसे? कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट कर लो। तो यहाँ पे था 2 × 2, यानी कि यहाँ पे तो हो गए 4 + 3 × 1 7। क्या आ गया? 7 आ गया सर। तो और यहाँ पे क्या करूँ? यहाँ पे सर ऑक्सीजन एक ही तरफ है, तो यहाँ पे क्या करो? 7/2। ये सर बाय 2 क्यों किया? क्योंकि ये 2 था। अगर मैं 7 लिखता तो कितना हो जाता? 14। अपन को क्या चाहिए था? 7। तो 3.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7/2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7/2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 7। इधर भी 7, इधर भी 7। हो गई ना अपनी रिएक्शन बैलेंस? हो गई। तो इसको एक प्रॉपर मैनर में लिखते हैं अपन। आ जाओ, इसको प्रॉपर मैनर में इसको अपन लिखते हैं। कैसे लिखें? कंट्रोल पेस्ट, इसको किया डिलीट, इसको इससे कर देते हैं डिलीट। ठीक है? और मैं ये जो बता रहा हूँ अभी, जो मैं कार्बन की कंबशन रिएक्शन ये बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन, सब में वही करना। अब मैं एकदम जनरल टर्म लिखूंगा। ठीक है? एकदम जनरल। जनरल कैसे? कि सर जो एक मिनट, मेरा लैपटॉप प्लग इन कर देता हूँ मैं। चार्ज खत्म हो गया है जी। मैं पानी भी पी लेता हूँ। बस ये लास्ट, ये वाली जो रिएक्शन है लास्ट करेंगे, उसके बाद अपन कल करेंगे स्टाइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट भी। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देख लेना। स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जो आज क्वेश्चन पढ़ लिया, आज जो कंसेप्ट पढ़ लिया ना, और यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट पढ़ लिया, बस वही उसी बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, सॉरी मैं आपको ये कंबशन वाला वो वाली करा देता हूँ। आप कोई भी ऐसा, कोई भी एकदम जनरल हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, कितना एकदम जनरल देखना।
CX। मैं बोल रहा हूँ एल्केन का फॉर्मूला बोलो, टाइप करना नीचे कमेंट सेक्शन में एल्केन का फॉर्मूला। CX H2X प्लस क्या 2, यही होता है एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहे तो एल्कीन के फॉर्मूले को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एल्कीन का सिंपल रहेगा, चलो इसी को करते हैं, सिंपल क्यों करना, यही करते हैं। और फिर मैंने लिखा ऑक्सीजन, और फिर मैंने बोला इसको करो बर्न, तो क्या बनेगा, मेरा बनेगा CO2 एंड मेरा बनेगा वाटर। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अब लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो C है वो कितना है। यहाँ पे जो C है, वहाँ पे जब नीचे लिखा होता था 2 तो आप बोलते थे कि कार्बन जो है 2 है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है X तो कार्बन कितना हुआ यहाँ पे X, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1। और क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे जो X दे रखा है वही सारा कार्बन CO2 में बदलेगा, तो सर मैं अगर इसको X से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, आप इसको X से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाए, आ गया कितना X, जो कि बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दो, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दो। समझ गए? कहाँ से समझ गया? अगर वाइस ऐसे रिवर्स कर देता हूँ, अगर रिवर्स कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ, अगर रिवर्स कर देता हूँ कि अगर X मोल CO2 बन रही है, क्या X मोल CO2 बन रही है, तो ये कार्बन कितना होगा कि जितना X हो ना उसको कार्बन के नीचे डाल देना, यहाँ पे जितना X हो उसको कार्बन के नीचे लिख देना। क्या ठीक है सर, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे जितना दे रखा है उतना लिखो और कोई बेजामारी नहीं करनी। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने कहा हाइड्रोजन बैलेंस करो। क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको इस नंबर से बैलेंस करना है। लिखो, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2x प्लस 2। तो यहां पे जो हाइड्रोजन होगा उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहां पे हाइड्रोजन है 2, इसको और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा सर? सिंपल सा मेरे को लग रहा है, अगर आप मैथ्स की बात करो तो अगर मैं इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा सर बन जाएगा 2x प्लस 2। हाँ सर बन तो जाएगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस 2 बन जाएगा। और x प्लस 1 भी, अगर सर ये कैसे सोचा x प्लस 1, तो x प्लस 1 और ये भी आपको साइड टफ लग जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी ना तो आप बोल दोगे कि यार सर ये बहुत आसान है। यहाँ पे वैल्यूज होगी, वहाँ पे C6H6 था और यहाँ पे जब H2 है तो आपको एकदम से क्लियर होगा। अगर 6 को यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बन जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल वो टेबल हो जाएगी। बस यहाँ पे x प्लस 2 के अंदर इस फॉर्म में जनरल लिख रहा हूँ, इसलिए आपको शायद हल्का सा लग सके थोड़ा टफ है, बाकी नहीं। ठीक है सर, तो यहाँ पे x1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे कर दूँ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर कर दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, सर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है x इंटू 2 2x प्लस x प्लस 1 इंटू ओ, एक्स प्लस 1 इंटू ओ। मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 1 इंटू ओ, हाँ x प्लस 1 इंटू ओ के नीचे क्या है 1 है तो ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 3x प्लस 1 हो गया अपने यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2। ये तो बहुत बिल्कुल अलग ही हो रहा है कि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 3x प्लस 1 है। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, क्या करो, बहुत इजी बहुत इजी, जितने भी यहाँ पे ऑक्सीजन है ना उसके आधे करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी है उसके आधे करो, यानी कि 1/2 करो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे ये 2 तो है जो ठीक है, ये तो 2 तो यहाँ पे है ही है, आप मेरे को कह रहे हो कि मल्टीप्लाई करना है किसका 3x प्लस 1 का डिवाइड बाय 2 करके ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये बराबर हो जाएगा? मैंने कहा हाँ बराबर हो जाएगा। 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 बचेगा। तो जिस चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। और ये अपनी रिएक्शन, इतनी टफ रिएक्शन x वगैरह के अंदर दे रखी, ये रिएक्शन भी अपनी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जो अपने x और y और इन सब की टर्म में आपने दिया वो रिएक्शन भी आपने बैलेंस कर दी। समझ रहे कितना कितना मतलब इजी हो सकता है इस चीज़ से, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो सर मेरे को बस फटाफट इसका एक है ना एक्स वाई को हटा दो और मेरे को है ना एक क्वेश्चन करवा दो। मैंने कहा बेशक आपको एक और क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप वीडियो बंद करके बढ़िया से सो जाना। ठीक है सर, मैं बढ़िया से अभी बस सोने ही जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन कराओ और बात करो, उस क्वेश्चन की बात करो सर आप।
तो अपन लेते हैं, अब x की वैल्यू कुछ भी लो, मैं लेता हूँ C3H6, C3H6। अब देखो यहाँ पे 2x+2 था, ये एल्केन का फॉर्मूला था। ये किसका फॉर्मूला था? एल्केन का। एल्केन, ये किसका है? ये क्या है? एल्कीन। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, तो आप एल्कीन का बैलेंस करो, आप चाहे एल्काइन का करो, एल्केन का करो, किसी का भी करो, वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है सर, लिखो। तो मेरे को एक चीज़ तो पता है कि सर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? O2 के साथ। अगर कंबशन रिएक्शन है तो O2 के साथ, और कंबशन रिएक्शन है, हाँ सर कंबशन है, तो सर CO2 बनेगा और पानी छोड़ेगा। ये एक CO2 देगा और एक पानी देगा का, बिल्कुल सही बात है सर। ये रिएक्शन तो आपको रटी भी होनी चाहिए क्या, कि अगर कार्बन का, ये जो हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करा रहे हैं तो CO2 और H2O बनेगा। लिख के ले लो, कार्बन का करा रहे CO2 और H2O बनेगा। ठीक है सर, सन में आ गया। और सिर्फ सॉरी, हाइड्रोकार्बन का करा रहे हैं ना कंबशन, तो CO2 और H2O बनेगा। और कार्बन का करा रहे हैं ना कंबशन, तो क्या बनेगा? सिर्फ कार्बन यानी कि सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन प्लस O2 गिव्स क्या होगा? आपका CO2। समटाइम्स ऐसा वो ऐसे कंडीशन आती है कुछ, कोई मतलब यहाँ पे ऊपर कंडीशन देंगे तो आपका ये भी बन जाता है कि 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उन दोनों की कंडीशन अलग है। ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है। अभी आप हाइड्रोकार्बन पे फोकस करिए। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो मैंने क्या बात बोली? हाइड्रोकार्बन के तो CO2 और H2 बनेगा। बिल्कुल सर, CO2 H2 बनेगा। एक चीज आपने कहा था सर, फिक्स कर दो कि यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसको सर यहाँ पे आगे लिख दो 3। देखो कितना फास्ट करते हैं अपन। यहाँ पे जितना नंबर दे रखा है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे जितने हाइड्रोजन दे रखा है उसको हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस करो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए सर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सर यहाँ पे अगर 2 से 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गए। लिखते जाओ 3 6 3 6, ये दो तो सर बैलेंस हो गए। उसके बाद क्या बचा? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने क्या कहा था कि जो ये यहाँ साइड वाली है RHS में सर ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो। RHS में कैलकुलेट किया, 3 × 2 6, 6 + 3 9, टोटल 9 ऑक्सीजन है। हाँ सर, जितनी भी ऑक्सीजन है उसका आधा करके मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने? जितनी भी ऑक्सीजन है उसका आधा करके मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, जितनी भी ऑक्सीजन थी वहाँ पे उसका आधा करके सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यों किया सर आधा करके? क्योंकि ये बाद में इससे मल्टीप्लाई तो होगा ना, नंबर काउंट करने के लिए। जैसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम पूछेगा आधा करके मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब 9 और 9 बराबर आ जाएगा। तो सर ऑक्सीजन भी अपनी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। कह रहे सर इतना आसान? बस इतना आसान। ठीक है, अब कोई भी एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, HW होमवर्क दे देता हूँ। आपको फाइंड करना है C4H4 C5H10, इन दो का आपको फाइंड करना है क्या? कंबशन रिएक्शन, और मेरे को कोफिशिएंट कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।